हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अभी हिंदी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे। यहाँ पर एज अ टेस्ट देना है। आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो आपको नोटबुक और पेन लेकर के बैठना है। जहाँ भी मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बताऊँगी, मैं इतने बार आपको बता दूँगी कि प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेना है। इंग्लिश में 15 क्वेश्चन आते हैं। 15 में से आपसे 10-12 तो ऐसे ही बन जाएंगे। क्लास कर रहे हैं, इससे पहले 4 क्लासेस हो चुकी हैं, उनको कर रहे हैं, तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको अधिक टेंशन नहीं लेना है। आप बस अभी टेस्ट दीजिए और अपनी मूल्यांकन खुद से कीजिए कि आप किस पॉइंट में कमज़ोर हैं। ठीक है, अभी थ्योरी पढ़ने का उतना हमारे पास टाइम है नहीं। आपको क्वेश्चंस करने हैं, क्वेश्चंस लगाने हैं, और आप कहाँ पर वीक हैं इस पॉइंट को पकड़िए और उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए। आप क्लास को स्टार्ट किए हैं तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और कितने क्वेश्चन के आंसर करेक्ट होंगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्लास कैसी लगी ये लास्ट में आपको बताना है। कंप्लीट वॉच करने के बाद ही आपको बताना है कि ये क्लास कैसी लगी। ठीक है, और आज ये चैप्टर वाइज टाइप से हम लोग करेंगे। सारे चैप्टर को टच करने की कोशिश करेंगे जितने भी व्याकरण में है, हिंदी व्याकरण में है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, भाषा और व्याकरण से क्वेश्चन 4-5 लिए गए हैं। नाम लिख लीजिएगा, भाषा और व्याकरण। ठीक है, इससे सबसे पहले क्वेश्चन को देखेंगे तो क्या क्या बन सकते हैं इससे। हम बातचीत किस माध्यम से करते हैं? हम जो भी कन्वर्सेशन करते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, तो किस माध्यम से हम करते हैं? लिपि से, वाक्य से, भाषा से या फिर वर्ण से? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड होगा, जो कि है भाषा से। अभी मैं आपको बता रही हूँ, ये क्या है? ये एक भाषा ही है जिससे मैं आपको समझा पा रही हूँ, बता पा रही हूँ। तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है सेकंड नंबर, भाषा के कितने रूप होते हैं? जो लैंग्वेज होता है इसके रूप कितने होते हैं? लिखित है, सांकेतिक है, मौखिक है या फिर ये सभी? देखिए, हम लोग लिखित रूप में भी बात कर सकते हैं, संकेत करके भी हम लोग बात करते हैं, और जो एक दूसरे से हम इंटरेक्ट करते हैं ये मौखिक। तो ऑप्शन फोर्थ करेक्ट आंसर होगा। भाषा के कितने रूप होते हैं? तो ये तीनों ही भाषा के रूप हैं। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है थर्ड नंबर क्वेश्चन, भाषा के कितने रूप होते हैं? रूप बताना है यहाँ पर लैंग्वेज के। ठीक है, तो इसको देखिए, 2 होते हैं, 4 होते हैं, 3 होते हैं, 5 होते हैं। आपको क्वेश्चंस कितने हो रहे हैं काउंट करते जाना है, फिर लास्ट में अपना स्कोर बता दीजिएगा। तो भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के मेनली 2 रूप होते हैं, 2 टाइप होते हैं। नेक्स्ट है हिंदी की लिपि कौन सी है? कौन सी लिपि में लिखा जाता है हिंदी को? फारसी, रोमन, गुरुमुखी या फिर देवनागरी? आप सभी को पता ही होगा देवनागरी। ये कम से कम 3-4 बार रिपीट हो चुका है हिंदी की जितनी भी क्लासेस हुई हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, फिफ्थ नंबर है, हमें किसके द्वारा भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है? देखिए, भाषा का शुद्ध रूप का ज्ञान किसके द्वारा होता है? तो ये ऑब्वियस सी बात है कि व्याकरण से ही हम क्या भाषा के शुद्ध रूप का जान पाते हैं या फिर इसका ज्ञान हो जाता है। तो व्याकरण यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 6 नंबर, भाषा का अर्थ क्या है? व्हाट इज़ लैंग्वेज? मीनिंग क्या है लैंग्वेज की? तो मन के भाव को संकेत के द्वारा प्रकट करना। देखिए, मन में जो भी है उसको हम संकेत में कैसे प्रकट कर सकते हैं? इससे तो हमें समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए सेकंड नंबर, मन के भाव को केवल बोलकर, बस हम बोलने से ही जो है भाव को नहीं समझ पाएंगे। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 होगा, जो कि मन के भाव जो भी मन में है उसे बोलकर, लिखकर हम प्रकट करते हैं। तो भाषा का अर्थ यही होता है कि मन के भाव को बोलकर या फिर लिखकर जो हम प्रकट करते हैं, यही है। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए 7 नंबर, वाक्य किसे कहते हैं? तो आप सभी को पता ही होगा वाक्य किसे कहते हैं। शब्द समूह को, वर्ण समूह को, वर्णों के मेल को, या फिर ऑप्शन 4 है शब्दों के सार्थक मेल को। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आंसर भी
मेंशन है, ये क्वेश्चन का आंसर है। ये पीडीएफ मैं आपको कहाँ दूंगी, टेलीग्राम ग्रुप में दूंगी, तो आप वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। ये थे भाषा और व्याकरण से ऐसे क्वेश्चन बन सकते थे, इसलिए मुझे लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए कि इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इजी ही क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि हम इजी है सोच करके छोड़ देते हैं, लेकिन वही क्वेश्चन पूछ देता है तो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज होने से क्या हो जाता है, आंसर ही हमारा गलत हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, टॉपिक का नाम क्या है, शब्द विचार है। ठीक है, शब्द विचार से कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, शब्द विचार, और जो भी मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बताऊंगी उसको लिखना है। तो देखिए, शब्द क्या कहलाता है, सबसे पहले शब्द बोला गया है, शब्द क्या कहलाता है। शब्द जो है ये वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। ठीक है, ये आई बात समझ में आपको। ऑप्शन थर्ड होगा, वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। नेक्स्ट है सेकंड नंबर, प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं। देखिए, ये जो चैप्टर है ना, शब्द विचार है, इसमें प्रयोग के आधार पर है, उत्पत्ति के आधार पर है, तो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी, तो आपको नोट डाउन इसे कर लेना है। सबसे पहले तो आप यहाँ पर लिखिएगा कि शब्दों का वर्गीकरण जो है ये 4 प्रकार से किया गया है। सबसे पहले अर्थ के अनुसार आप लिख लीजिएगा, यहाँ पर अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अर्थ के आधार पर कितने होते हैं, अर्थ के आधार पर 2 भेद होते हैं, नाम लिख लीजिएगा। सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द, ये 2 होते हैं अर्थ के आधार पर। सेकंड होगा विकार के आधार पर, यहाँ पर विकार के आधार पर 2 भेद होते हैं, एक होता है विकारी और एक होता है अविकारी। यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया था विकारी और अविकारी शब्द से, मैं इसको आगे बताऊंगी एक्सप्लेन करके। थर्ड है उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने भेद होते हैं, ये 4 होते हैं। कौन कौन से आप लिख लीजिएगा, ये तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। ठीक है, और फोर्थ है बनावट या फिर रचना के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं, 3 होते हैं। ये यौगिक होते हैं, सबसे पहले तो रूढ़ लिखिएगा, फिर यौगिक, फिर योग रूढ़। ये होते हैं शब्द के प्रकार, 4 वर्गों में इसे बांटा गया है। इसको लिख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए ही मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करके बता रही हूँ आपको। तो ये हो गए शब्द के प्रकार, हो गए किस तरह से वर्गीकृत किया गया है, ये है। तो क्वेश्चन पर आते हैं, प्रयोग के आधार पर बोला गया है। देखिए, प्रयोग या फिर विकार बोलेगा, प्रयोग या विकार बोलेगा तो सेम चीज़ है। विकार के आधार पर शब्द के भेद होते हैं, कौन कौन से, विकारी और अविकारी होते हैं। विकारी शब्द को पहले समझेंगे कि विकारी है क्या। ये लिंग, वचन और काल के अकॉर्डिंग क्या करता है, परिवर्तन हो जाता है, चेंजेस आती है विकारी शब्द में। और अविकारी शब्द में क्या होता है, लिंग, वचन, काल के अनुसार ये इसमें बदलाव नहीं होती है, ये जैसे होते हैं वैसे ही होते हैं, मतलब इसमें बदलाव नहीं होती। जैसे कि अविकारी में क्या होता है, जैसे तेज, इसको हम नहीं बदल सकते हैं। धीरे धीरे चलना, जो धीरे धीरे है इसको भी हम नहीं बदल सकते हैं। लेकिन विकारी शब्द में जो है, इसमें लिंग, वचन, काल के अनुसार हम बदल सकते हैं। तो विकारी शब्द में कौन कौन से आएंगे, इसमें आएंगे संज्ञा, सर्वनाम, लिख लीजिएगा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये 4 आते हैं विकारी शब्द में। और अविकारी शब्द में भी 4, अविकारी शब्द के भी 4 भेद होते हैं। पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक, तीसरा है समुच्चय बोधक। इसको पॉज करके आपको लिखना है, ठीक है। इसी से क्वेश्चन बना हुआ था, अविकारी शब्द से ही आया हुआ था। प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व किए होंगे तो आपको पता लग रहा होगा यहाँ पर। और फोर्थ है विस्मयादि बोधक, ये आपको समझ में आ गया, इसको लिख लीजिएगा। ऐसे ही एक्स्ट्रा पॉइंट हम लोग यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी, इससे क्या होगा कि रिवीजन होगा, ठीक है, आपकी प्रैक्टिस होगी, तभी मैं यहाँ पर बता रही हूँ। तो इस चीज़ को समझना है। तो इसका करेक्ट आंसर सेकंड का होगा, विकारी और अविकारी होगा। नेक्स्ट है रचना के आधार पर। देखिए, कभी कभी यहाँ पर रचना के आधार पर लिखा हुआ आएगा या फिर बनावट के आधार पर आएगा,
बनावट, ठीक है। जैसे यहाँ पर प्रयोग के आधार पर इसको विकार के आधार पर भी कह सकते हैं, वैसे ही रचना के आधार पर को बनावट के आधार पर पूछेगा। तो रचना के आधार पर शब्दों के भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं। अभी मैं आपको बताई थी कौन कौन से होते हैं। रूढ़ होता है, यौगिक होता है, रूढ़ यौगिक और योग रूढ़ होता है। इसको डिटेल में समझना है। इससे पहले की क्लासेस में जितने भी MCQs किए हैं उसमें मैं अच्छी तरह से बताई हूँ कि रूढ़ किसे बोलते हैं। इसको अगर हम खंड करेंगे तो इसका कोई सार्थक मीनिंग अर्थ नहीं निकलता है। यौगिक में क्या होता है, इसको अगर हम विग्रह करते हैं तो इसमें क्या होते हैं कि दोनों अगर हम अलग अलग कर देते हैं तो इसमें क्या होता है, अर्थ होता है, ठीक है। और योग रूढ़ में कोई तीसरा चीज प्रधान होता है। इसमें योग रूढ़ में जितने भी बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं सारे योग रूढ़ में आएंगे। तो रचना के आधार पर आप देख लिए कितने होते हैं, 3 होते हैं। जो शब्द संस्कृत के ज्यों के त्यों हिंदी में आए हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिएगा। जो भी शब्द जो है संस्कृत से ज्यों का त्यों आया है उसे क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पर आप देखिए इसी में है और एक क्वेश्चन बन सकता है, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज और विदेशज, ये क्या है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द को 4 भाग में बांटा गया है। उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने भेद होते हैं? शब्द के कितने भेद होते हैं? अभी मैं बताई कि उत्पत्ति के आधार पर 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये 4 भेद जो हैं उत्पत्ति के आधार पर हैं, यानी कि ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए 6 नंबर। तत्सम शब्द किस आधार पर शब्द का भेद है? तत्सम जो है ये किस आधार पर शब्द का भेद है? तो अभी हम लोग देखें उत्पत्ति के आधार पर ये शब्द का भेद है। 7 नंबर है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में विकारी शब्द है? विकारी अविकारी अभी जस्ट मैं बताई। क्रिया विशेषण, क्रिया संज्ञा विशेषण और क्या होता है, क्रिया और सर्वनाम, ये क्या होते हैं, ये विकारी शब्द होते हैं। इसमें जो है लिंग वचन काल प्रभावित होकर क्या रूप को बदल लेते हैं, ठीक है। लिंग वचन काल से प्रभावित होकर अपना रूप को बदल लेते हैं, उसे विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द में सर्वनाम, संज्ञा, क्रिया विशेषण, ये 4 आते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है, विकारी शब्द कौन है? क्रिया विशेषण, विस्मयादि और यहाँ पर ऑप्शन 4 है समुच्चय। तो ये तीनों क्या हैं, अविकारी शब्द हैं। लेकिन हमें यहाँ पर बताना है कि विकारी शब्द, तो ये क्रिया जो है विकारी शब्द है। नेक्स्ट है 8 नंबर। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द किस विकल्प में है? तत्सम शब्द क्या होते हैं? यहाँ पर देखिए इसका डेफिनेशन यहाँ दिया हुआ है। जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी में आए हैं उसे तत्सम शब्द कहते हैं। तो तत्सम कौन सा है? क्षमा है, बंदर है, आग है या फिर यहाँ पर फूल है? तो ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट आंसर होगा। देखिए यहाँ पर आंसर भी है। तो ये शब्द विचार के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीएड एंट्रांस एग्जाम में। 15 ही तो क्वेश्चन होंगे, इसमें इससे और डीपली नहीं जा सकता है। जितना मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बताई हूँ और यहाँ पर बताई हूँ, इससे आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो गई होगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर 5 क्वेश्चन है, ये भी शब्द विचार से है, ठीक है। हम लोगों ने इतने कर लिए हैं, यहाँ पर देखिए। और यहाँ देखिए ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर तद्भव शब्द क्या होते हैं, हम लोग किए, तो यहाँ पर प्रैक्टिस हो जाएगा। अब इससे पहले हम लोग जो किए थे वो क्या था, तत्सम था। लेकिन यहाँ पर तद्भव हम लोग को बताना है, तो यहाँ पर अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। देखिए जो संस्कृत के होते हैं बिल्कुल नहीं होते हैं संस्कृत के। जो संस्कृत के ज्यों के त्यों हिंदी में आते हैं ये तो फिर तत्सम हो जाएगा। जो संस्कृत के रूप बदलकर हिंदी भाषा में आते हैं जो यौगिक होते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। तद्भव शब्द क्या होते हैं? जो संस्कृत के रूप बदलकर हिंदी में आते हैं, ये तद्भव हो जाएगा। और ये क्या होगा, तत्सम होगा। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट है, अपने देश के शब्द को क्या कहते हैं? देशज, प्रांतीय, विदेशी, यौगिक। करेक्ट आंसर होगा
ऑप्शन ए जो कि है देशज बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd नंबर, जो शब्द लिंग वचन कारक के आधार पर बदल जाते हैं, लिंग वचन और कारक के आधार पर बदल जाते हैं, इसे क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। और इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। ठीक है, अच्छे से आपको ये याद ही हो गया होगा, 3 बार तो मैं यहीं पर बता दी हूँ। नेक्स्ट है हिमालय। हिमालय शब्द के भेद से संबंधित है। हिमालय जो है कौन सा शब्द का भेद है? देखिए, हिमालय को सबसे पहले तो हम लोग तोड़ेंगे। हिम होगा यहाँ पर, हिम धन आलय, अलय होगा। ठीक है, हिमालय। तो देखिए, इसका भी एक अर्थ निकल रहा है और आलय होगा, आलय का भी एक अर्थ निकल रहा है। जब दोनों खंडित करने के बाद जब दोनों पद का अलग अलग अर्थ निकले तो उसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे? तो उसको यौगिक कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा यौगिक। बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? अभी जस्ट मैं आपको बताई थी, बनावट पूछे या फिर रचना पूछे तो आपको क्या करना है? ऑप्शन 3 होते हैं, जिसमें कि यहाँ ऊपर में ही आंसर दिया हुआ है। यौगिक होते हैं, योगरूढ़ होते हैं और रूढ़ होते हैं। ये बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। तो ये जितने भी थे शब्द विचार के क्वेश्चन थे और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संज्ञा से रिलेटेड है ये जितने भी क्वेश्चन है यहाँ पर। पहला क्वेश्चन को देखिए, संज्ञा किसे कहते हैं? आप सभी को पता ही है कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव या गुण के नाम को क्या बोलते हैं? हम लोग संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, और संज्ञा के भेद कितने होते हैं पूछा जाएगा तो संज्ञा के जो है ये 5 भेद होते हैं। पहला लिख लीजिएगा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, फिर भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। ये 5 भेद होते हैं संज्ञा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञा के भेद होते हैं, अभी जस्ट मैं बताई कि 5 होते हैं। सबसे पहले व्यक्तिवाचक, उसके बाद जातिवाचक, फिर आता है भाववाचक, नेक्स्ट फिर है द्रव्यवाचक और 5th नंबर है समूहवाचक। ठीक है, ये 5 होते हैं, लिख लीजिएगा। डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई 3 दे देते हैं, फिर कोई 5 दे देते हैं, तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है 3rd नंबर, जिन संज्ञाओं को केवल महसूस किया जाता है, जिसको हम महसूस करते हैं। देखिए, संज्ञा को इंग्लिश से रिलेट करके पढ़ेंगे ना, बहुत इजी हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। तो जिसको हम बस फील करते हैं, महसूस करते हैं, वो कौन सा संज्ञा होगा? तो वो हो जाएगा भाव। वी कैन ओनली फील, हम लोग बस महसूस कर सकते हैं, उसको नहीं देख सकते। जैसे कि लव हो गया, प्यार हो गया, घृणा हो गया, ये क्या होते हैं? भाववाचक होते हैं। नेक्स्ट है 4 नंबर, संज्ञा के विकारक रूप कौन है? संज्ञा का विकारक रूप यहाँ पर पूछा गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, लिंग, वचन और काल। और संज्ञा जो है लिंग, वचन और काल के अनुसार ही क्या होता है? बदलता है, रूप बदलता है। नेक्स्ट है 5 नंबर, 5 नंबर क्वेश्चन ये है, मीठा शब्द से बना भाववाचक संज्ञा शब्द वाला विकल्प कौन सा है? देखिए, मीठा शब्द से भाववाचक संज्ञा शब्द वाला विकल्प कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 5 का ऑप्शन 2 होगा, जो कि है भाववाचक संज्ञा। देखिए, जातिवाचक संज्ञा में अगर कोई आप प्रत्यय लगा देते हैं तो ये भाववाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे कि सुंदर है, ये क्या है? संज्ञा है। ठीक है, कैसा संज्ञा है? ये भाववाचक ही है। लेकिन सुंदर में अगर हम ता लगा देंगे, सुंदरता, तो ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे और एक एग्जाम्पल, बूढ़ा। ठीक है, ये इसमें अगर प्रत्यय पा लगा देते हैं, बुढ़ापा, तो ये क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। बचपन जो होता है ये भी भाववाचक संज्ञा होती है। तो इस तरह से हमें रिलेट करके पढ़ना होगा, आपको छोड़ के नहीं भागना है। मैं दावे के साथ बोल रही हूँ कि आप हिंदी का अगर ये कंप्लीट करते हैं ना, तो ज़रूर कुछ ना कुछ आप सीख करके जाएंगे। नेक्स्ट है
6 नंबर, सुंदर शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या है? तो सुंदरता। अभी जस्ट मैं आपको उदाहरण से समझाई हूँ। हंसना शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या है? हंसना को हंसी हम यहाँ कह सकते हैं। चालाक की भाववाचक संज्ञा क्या है? तो ये ऑप्शन सेकंड होगा, जो कि है चालाकी। तो यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा। ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट है कारक से। कारक क्या होते हैं, इसको सबसे पहले तो समझेंगे। कारक की परिभाषा को देखिए, मैं यहाँ बता रही हूँ। जैसे कि संज्ञा या सर्वनाम होगा, ठीक है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस भी रूप का संबंध वाक्य में दूसरे शब्दों के साथ क्या संबंध बनाता है, तो उसे ही हम लोग कारक बोलते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के जो है ये 8 भेद होते हैं। आप सभी को पता ही है कौन कौन से होते हैं, नहीं पता है तो नोट डाउन कर लीजिएगा। सबसे पहले कर्ता कारक होगा, उसके बाद कर्म होगा, फिर होगा करण, विभक्ति चिन्ह को भी याद कर लेना है आपको, फिर संप्रदान, उसके बाद अपादान, संबंध, अधिकरण या फिर और एक जो है वो संबोधन है, ठीक है। इसको आप लोग लिख लीजिएगा। ये हो गया 8। किस कारक को विभक्ति से होती है? से विभक्ति किस में होती है, कौन से कारक में होती है? तो से विभक्ति जो है ये 2 चीज़ों में होती है, करण में भी होती है, करण से, और अपादान से भी होती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। सी नहीं, थर्ड है यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर 4 नंबर है, का के की चिन्ह है। देखिए का के की जो है ये किसका चिन्ह है? तो आपको कारक चिन्ह भी याद कर लेने हैं। कारक तो 8 याद ही करने हैं, जैसे कि कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, ये जो कारक चिन्ह है उसको याद करना है। तो का के की चिन्ह किसका है? तो करेक्ट आंसर होगा 4 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि है संबंध कारक है। ये क्या करता है? संबंध को प्रदर्शित करता है, संबंध बनाता है। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह यहाँ पर बताना है। तो संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होगा? के लिए होगा। ऑप्शन थर्ड करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 6 नंबर, संबोधन कारक के साथ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? संबोधन कारक आपको पता ही होगा, सबसे ईजी है। संबोधन कारक के साथ जो है हम ये एक्सक्लामेटरी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, और इसको विस्मय आदि बोधक चिन्ह जो है इसको यूज करते हैं। जैसे कि अरे हम लोग लिखते हैं, अरे ऐसे हम लोग इस चिन्ह को लगाते हैं। उसके बाद हे में भी, तो ये क्या है? ये सारे के सारे जो है संबोधन कारक के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है 7 नंबर, कौन सा कारक चिन्ह पर सर्ग 2 कारकों में होता है? मतलब कौन सा ऐसा कारक चिन्ह है जो 2 कारक में यूज किया जाता है? तो उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4, जो कि है से। और ये किस में आता है? यहाँ पर हम लोग देखिए करण और अपादान, ये दोनों कारक में से विभक्ति चिन्ह आता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये इस करण से जो होता है ये के द्वारा को दिखाता है, शो करता है, और अपादान में क्या होता है? ये अलगाव को दिखाता है। जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, अलगाव हो गया, हिमालय से गंगा निकली तो अलग हुआ। तो इस तरह से समझना है। नेक्स्ट है 8 नंबर, वाक्य में जिसकी सहायता से कार्य किया जाता है उसे क्या कहते हैं? वाक्य में जिसकी सहायता से हम कार्य करते हैं उसको क्या कहते हैं? तो 8 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, उसको कर्म कहते हैं। यहाँ पर आंसर भी दिया हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट है सर्वनाम से, ये प्रश्न है सर्वनाम से, ठीक है। चलिए हम लोग जल्दी जल्दी करते हैं। यहाँ पर संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो आप सभी को पता ही होगा सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, बताइए। तो ये 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक, ये 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के उदाहरण कौन कौन से हैं? गाय, लाल किला, आप, वह, क्योंकि, परंतु और के लिए, ठीक है। ऑप्शन 4 में है के लिए, तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सेकंड होगा, जो कि आप और वह क्या है? ये
सर्वनाम के उदाहरण हैं। स्वयं, खुद किस सर्वनाम के भेद हैं? फोर्थ का देखिए, स्वयं या फिर खुद हम बोलते हैं, ये किस सर्वनाम का भेद है? तो निजवाचक। निजवाचक में ऐसे शब्द आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है 5 नंबर, आंसर आपको यहाँ दिख गया होगा। उत्तम पुरुष सर्वनाम से संबंधित उदाहरण किस विकल्प में है? उत्तम पुरुष यहाँ पर बोला है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 5 का 4 होगा, जो मैं होगा। जो फर्स्ट पर्सन के आते हैं वो उत्तम पुरुष में आते हैं। नेक्स्ट है 6 नंबर, तुम कहाँ जा रहे हो? रेखांकित अंश में सर्वनाम का भेद बताइए। तो यहाँ पर देखिए, रेखांकित तो किया नहीं हुआ है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 हो जाएगा, प्रश्न। ये जो तुम कहाँ जा रहे हो वाक्य है, इसमें सर्वनाम बताना है, तो ये प्रश्नवाचक। तुम कहाँ जा रहे हो, हम प्रश्न कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, ये विशेषण से है, विशेषण चैप्टर से है। ये देखिए, संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। यही डेफिनेशन हो जाएगा विशेषण का, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, विशेषण के कितने भेद होते हैं? नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके जो है 4 भेद होते हैं। सबसे पहले गुणवाचक, संख्यावाचक। संख्यावाचक में भी निश्चय, अनिश्चय ऐसे होते हैं, तो हम लोग को प्रमुख देखना है, मेनली देखना है। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक या फिर संकेतवाचक होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है 3rd नंबर, इनमें से कौन सा विशेषण का भेद नहीं है बोला गया है? सर्वनामिक तो है, संख्यावाचक भी है, गुणवाचक भी है, भाववाचक। भाववाचक जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ये संज्ञा का भेद है भाववाचक, विशेषण का नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। 4th नंबर है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं? जिस भी शब्द की हम विशेषता को बता रहे हैं उस शब्द को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 होगा, विशेषण कहा जाता है। नेक्स्ट है, अब वे गरीब नहीं रहे, रेखांकित अंश में विशेषण का भेद बताइए। अब वे गरीब नहीं रहे, तो इसमें बताना है 5th नंबर का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, जो कि गुणवाचक, गुण क्वालिटी को बता रहा है। नेक्स्ट है 6 नंबर, कुछ लड़के जा चुके हैं। कुछ लड़के यहाँ पर बोला, निश्चित नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 6 का 4 होगा। 4th में क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक है। देखिए, कुछ बोला गया है, कुछ से आपको पता लगाना है कि ये निश्चित बिल्कुल नहीं है, अनिश्चित होगा। और परिमाण और संख्या में कंफ्यूज होते हैं, तो परिमाण में वैसे चीज़ों को रखा जाता है जिसकी हम नाप तोल करते हैं, और संख्या में जिसको हम काउंट कर सकते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम लोग, क्वेश्चन बहुत अधिक है यहाँ पर, आप देख सकते हैं, बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, इसको पार्ट वाइज हम लोग करते हैं, ठीक है। और ऐसे चैप्टर वाइज हम लोग लिए हैं, देखिए बहुत अधिक है, तो आपको अपना स्कोर बताना है और क्लास कैसी लगी ये आपको बताना है। आप कुछ सीख पाए या नहीं सीख पाए, आपका प्रैक्टिस हुआ या नहीं, ये आप ज़रूर से बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज ही मैं अपलोड कर दूँगी क्लास 2nd टाइम में, या फिर आपको कल मॉर्निंग में यही 11 बजे मिल जाएगी। अधिक से अधिक क्वेश्चंस को करने पर फोकस कीजिए आप। एग्ज़ाम आने में 8 दिन है, 8 से 9 दिन है, अधिक नहीं है। ओके, तो चलिए फिर क्लास को ऑफ करते हैं।